4 जून को ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों की भर्ती शुरू। हमारा वायदा है कि 15 अगस्त 2024 से पहले इन 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों को भर दिया जाएगा। हमारा वायदा है कि आधी आबादी का पूरा हक है इन नौकरियों पर। 30 लाख में से 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का अधिकार होगा। हमारा वायदा है कि हम पहली नौकरी पक्की, बहुत से युवा ने कहा हमारी उम्र निकल गई नौकरी के इंतजार में, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या, हम इसी तरह बेरोजगार रहेंगे। उनके लिए पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा। हम ऐसे युवाओं को पूरे देश में जो पढ़े लिखे बेटे बेटियां हमारी हैं, उन सबके लिए हम 1 साल की फ्री ट्रेनिंग बड़ी उद्योगों में कराने जा रहे हैं। 1 साल की मुफ्त का प्रशिक्षण ट्रेनिंग होगी। जैसी प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी होगी, हम उनके हथेली पर 1 लाख रुपया रखने वाले कि जाइए अब अपना अपना छोटा छोटा उद्योग आप शुरू करिए। हमारी अगर बात करेंगी महंगाई, पूरे देश में जहां पर भी गई हूं, नारी न्याय सम्मेलन किए हैं, 100 से ऊपर सम्मेलन किए और लाखों बहनों को अभी तक इस पूरे चुनाव के 7वें चरण में हूं संबोधित कर चुकी हूं। बहनों से पूछा समस्या, आज भी एक ही समस्या है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। एलपीजी घरेलू सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के दामों, खाने की चीजों के दामों, महंगाई का जो है पूरी तरह से महिलाएं त्रस्त हैं। लेकिन राहत के नाम पर जुमले और नारेबाजियां हुई इस 10 सालों में। हमारा वायदा है कि सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में केंद्र में बनने वाली सरकार हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया और साल का 1 लाख रुपया हम उनके बैंक खातों में डालने जा रहे हैं, ताकि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1200 है तो 8,500 में से वो 500 निकालेगी तो उसे 500 ही पड़ेगा, फिर भी 8,000 बचेगा। खाने की चीजें, महंगाई, पेट्रोल डीजल, उससे राहत के लिए। बहनों ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी का उन पर इतना असर हो रहा है कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। आदमी के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, कर्ज लेने पर मजबूर है, उधारी ले रहा है जरूरतों के लिए, उधारी चुकाई नहीं जा रही, आदमी घर लौटकर गुस्सा औरत पे निकाल रहा है और इस गरीबी, इस महंगाई, बेरोजगारी में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारा वायदा है कि हम 1 लाख रुपया इन बहनों के खातों में साल का डालेंगे और हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें और मिड डे मील बहनों को भी कहना चाहते हैं, 1 जून को आपका जो तनख्वाह आई है, 4 जून को हमारी सरकार बनती, 1 जुलाई से आप सभी का मानदेय वेतन दुगना करने जा रहे हैं। ये नारी न्याय के तहत है। बेरोजगारी पे बात हुई, हमारी युवा न्याय पर। किसान के लिए, देश का किसान अन्नदाता वायदा था ना भाजपा का, कोई पूछेगा उनसे सवाल। 2022 में आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी हुई नहीं हुई। सच्चाई है कि किसान का कर्ज दुगना हुआ है। सच्चाई ये है आज देश की कि किसान की आत्महत्याएं दुगनी हुई हैं। आज तो आपसे सवाल किसान पूछ रहा है, उसको जवाब में गोलियां मिलती हैं, 700 किसान शहीद हो जाता है, राह में कील बिछाए गए, अपने ट्रैक्टर के नीचे किसान को कुचला गया। आज इन सब के लिए हम किसान न्याय के तहत घोषणा कर रहे हैं, जो 10 साल में भाजपा ने नहीं किया। हम किसान न्याय के तहत 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला फैसला, पहला कानून, किसान को फसल का उचित दाम, एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं। दूसरा वायदा, हम देश के एक एक किसान, लाखों करोड़ों किसान है हमें मालूम है, उस किसान के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज, बैंकों से लिया, कहीं से लिया कर्ज, हम माफ करने जा रहे हैं। कोई भी किसान हमारा 4 जून के बाद कर्ज में नहीं रहेगा। उसका सारा कर्ज केंद्र में बनने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो माफ करने जा रही है। तीसरा, किसान न्याय के तहत आजादी से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कभी नहीं हुआ कि किसान से कर टैक्स वसूला जाए और उसके कृषि उपकरणों पर, खाद बीज ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाए। इस तानाशाह सरकार ने किया। हम 4 जून को किसान को, कृषि उपकरणों को पूरी तरह से जीएसटी टैक्स मुक्त करने जा रहे हैं। किसान को किसी तरह का जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। ये हमारा किसान न्याय के तहत हमारी जो है वो गारंटी है, हमारी ये घोषणा, ये जुमला नहीं है। जो जुमले थे वो 10 साल में बेनकाब हुए, जुमले साबित हुए। जो मोदी की गारंटी थी वो मोदी के जुमले बताए गए अमित शाह जी द्वारा कि काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा, और बताया गया खुद ही कि वो तो जुमला था। तो ये 10 साल में ये सब जुमले साबित हुए हैं। मैं श्रमिक न्याय की बात करूंगी। देश का गरीब मजदूर मेहनत करता है, मनरेगा में करे, अस्पताल स्कूल बन रहे हैं, फ्लाईओवर मेट्रो बन रहे हैं, विकास का काम कर रहा है मजदूर, लेकिन मजदूर के साथ भी अन्याय हो रहा है। हमारा वायदा है 4 जून को आते ही कानून आ रहा है, न्यूनतम मजदूरी
कम से कम 400 होगी, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर होगी। एक कानून आ रहा है कि कोई भी दिहाड़ी मजदूर या मनरेगा में काम करने वाले को 400 से ऊपर ही मिलेगा। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर गरीब मजदूर श्रमिक के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज, टेस्ट, हर तरीके की दवाएं हम पूरी तरह से मुफ्त करने का ऐलान कर रहे हैं। श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, महंगाई, बेरोजगारी। अब मैं आती हूँ सरहद पे खड़े सेना के जवानों के साथ जो अन्याय किया। अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी लाकर केंद्र की भाजपा की सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। पक्की भर्ती खत्म कर दी गई है। हम ऐलान कर रहे हैं 4 जून को सरकार बनते ही ठेके की 4 साल की अग्निपथ योजना हम रद्द करने जा रहे हैं और दोबारा से सेना में पक्की भर्ती की बहाली शुरू होगी। शहीद को शहीद का दर्जा छीन लिया गया अग्निपथ में। शहीद से कफन में तिरंगे का सम्मान छीन लिया गया। शहीद के परिवार को पेंशन और सुविधाओं का हक छीन लिया गया। हम ये सारे हक और अधिकार हमारी सेना के जवानों को और खास तौर से जो 2 लाख युवा देश का कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं पास करके सेना की पक्की भर्ती का इंतजार कर रहा था, उसके साथ तब धोखा हुआ जब उसे पता लगा कि ऐलान हो गया है कि पक्की भर्ती तो खत्म है, ठेके की 4 साल की नौकरी करना है, करिए। उनकी उम्रें निकल गई। 2 साल तक जंतर मंतर और देश भर में उन्होंने आंदोलन किया। हम उन्हें भी इस नई भर्ती में उनका एज रिलैक्सेशन करना हो, उन्हें कुछ भी उनके लिए हम करना हो, उन 2 लाख युवाओं का मां भारती की सेवा के लिए, रक्षा के लिए सरहद पे जाने के सपने को किसी भी कीमत पे चकनाचूर नहीं होने देंगे। हम इन्हीं गारंटी के साथ एक सकारात्मक कैंपेन के साथ पूरे देश में 6 चरणों का चुनाव लड़े हैं। अब मैं आती हूं भाजपा के ऊपर। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। ये चुनाव पूरे देश में हम कामयाब रहे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश को एक रखते हुए, इस प्यार और भाईचारे से एक सूत्र में जैसे हम सब पिरोए हुए हैं, उसे पिरोए रखते हुए उस जो है माला को हमें मजबूत रखने की लड़ाई है। लोकतंत्र की हत्या की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण लोग पूछते हैं कब कहां हुई लोकतंत्र की हत्या। आप इस बात के गवाह हैं कि देश में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम, खरीद फरोख्त का काम, गिराने का काम भाजपा ने इन 10 सालों में किया है। कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, यहां पर भी आप देख रहे हैं खुला तमाशा चल रहा है लोकतंत्र का। भाजपा उस मछली की तरह छटपटा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो छटपटाती है। सेम उसी तरह भाजपा को जब सत्ता से बाहर कर दिया है, वो सत्ता के लिए छटपटा रही है, सत्ता के बिना नहीं रह पा रही। तो वही हालत होगी जो उस मछली की बिन पानी की होती है, वही हालत आज भाजपा की बिन सत्ता की हो रही है कि सत्ता के लिए वो छटपटा रही है और किसी भी कीमत पर वो सत्ता हासिल करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार ही तो चल रही थी 5 साल पहले, केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार, चारों सांसद, सब बहुमत था। क्यों लोगों ने कांग्रेस को चुना? और जब चुना तो लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए ना भाजपा को। लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की टिकट पे जो चुनाव लड़े, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को टिकट देकर पूरा इस सरकार, स्थिर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। उसका खामियाजा किसी और को नहीं, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ा। बड़ी त्रासदी आई मनाली के अंदर, लोगों के जान माल का भारी नुकसान हुआ। कोई संवेदनाएं, कोई मदद, मानवीय आधार पर जो अपने आप को सब कुछ बताते हैं कि हिमाचल का हम सब कुछ हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया इस आपदा में, जब कठिन दौर से हिमाचल, मनाली यहाँ के लोग गुजर रहे थे? क्या कोई मदद आई? मदद के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने से भी भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर सुख सरकार, कांग्रेस की सरकार का साथ नहीं दिया। कोई मदद नहीं आई। प्रियंका गांधी जी आई, मैं खुद इस मनाली में जब त्रासदी आई खुद आई। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं मीडिया कम्युनिकेशन की प्रभारी रही और हिमाचल के चुनाव में मेरी भी सक्रिय भूमिका रही, मैंने भी लोगों से बात की। लेकिन जब आपदा आई मैं खुद मनाली होकर गई हूं और आज भी वो त्रासदी के घाव आप देख सकते हैं। लोगों की जीविकाएं चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के पास जवाब नहीं कि क्यों कोई मदद नहीं आई है। आज क्या है प्रधानमंत्री जी के मुद्दे? सोचिए, थोड़ा गंभीरता से भाषा,
आज हर माँ बाप, युवा पीढ़ी या पूरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। और कैसा होना चाहिए वो प्रधानमंत्री? एक आदर्श, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके संस्कार 140 करोड़ के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों तक एक आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज कैसी भाषा है प्रधानमंत्री जी की? मच्छी, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर, क्या 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 उनकी भाषा। मुसलमान, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभित देता है कि वो कहें ये मुसलमान हैं, ये घुसपैठी हैं, और इन घुसपैठियों से आप हमारी महिला में के मंगलसूत्र खतरे में है? अब तो यहाँ तक का शब्द माँ से एक इस्तेमाल किया है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती है, वो कर सकते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये शब्द है, जिन्हें नहीं पता भावी पीढ़ी और युवाओं को, वो भी पूछ रहे ये शब्द क्या है। ये संस्कार, ये शब्द, ये भाषा होनी चाहिए या नहीं, ये मंडी हिमाचल देश के लोगों को तय करना है। ये कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था? क्यों डरे हुए हैं आप? 400 सीटें पार करने का दावा है, संविधान बचाने निकले हैं। लोकतंत्र के उदाहरण दे दिए, कहाँ लोकतंत्र बचाना है, कहाँ लोकतंत्र की आवाजों को बचाना है। आज हम संविधान की बात करते हैं, संविधान खतरे में है। कैसे? संविधान ऐसे खतरे में है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान महिला, पुरुष, जाति, धर्मों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। आर्थिक विषमता बिल्कुल नहीं हो, ये बात कहता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। संसद में सवाल का जवाब मिला कि पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ हुआ 10 साल में? जवाब मिलता है 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ है। क्यों? वही इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें यही पूंजीपति मित्र चंदा देके धंधा ले रहे थे। जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके धंधे बंद कर दिए गए, उद्योग बंद कर दिए गए, और आज बेरोजगारी बढ़ने का वही कारण है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा ना हो, भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन न्यायालयों का, न्यायाधीशों का ये देश आज आभार व्यक्त करता है कि आपने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करके पूरी तरह बेनकाब किया है। कि पूंजीपति मित्रों से किस तरीके से इन्होंने चंदे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए लिए, और आज बताते हैं कि वो वैक्सीन, वो टीका कितना घातक साबित हो रहा है। और जो बनाने वाली कंपनी है वो देश छोड़कर भागी हुई, उन्होंने 50 करोड़ आपके चंदे में दिया। जिस गाय माता का आप जिक्र कर करके वोट हासिल करते हैं, वो हत्या वाले उन जगहों से चंदे आपने लिया। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खुलकर कह रहा है। नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों से आपने चंदे लिए। कोरोना महामारी के बीच में पीपी किट की धांधली, बल्कि जो कहते हैं उसमें जो भी आपकी वसूली के 5 लाख में आप ही के तो बड़े नेता फंसे थे, जिन्हें आपने अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान आज आर्थिक विषमता की जो मैं बात कर रही हूं, 16 लाख करोड़ उनका माफ हुआ। पूछा गरीब का, मजदूर का, किसान का कर्ज माफ हुआ। 15-15 लाख गरीब के जनधन खाते खुलवाए, आए नहीं आया। यह आर्थिक विषमता इतनी बढ़ चुकी है कि असलियत यह कि 21 पूंजीपति मित्रों को, मोदी जी के 21 पूंजीपति मित्रों को एक तरफ खड़ा करिए और देश की 70 करोड़ आबादी, 70 करोड़ आबादी, जिसमें 80 करोड़ जिनको ये मुफ्त का राशन देते हैं, वो 70 करोड़ शामिल हैं। गरीब मजदूर शामिल हैं। दोनों को कई अपना धन, अपनी संपत्तियां निकाल कर देश के सामने रखिए। और हैरानी होती है, बताया जाता है कि इन 21 पूंजीपति मित्रों के पास आज की तारीख में जितना धन, जितनी संपत्ति है, उतना धन और संपत्ति देश के 70 करोड़ गरीब मजदूर किसान के पास भी नहीं है। ये संविधान पे हमला है या नहीं? आज हम पूछना चाहते हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, किसने कहा था? देश नहीं बिकने दूंगा का कहने वाले ने देश की एक एक ईंट सच्चाई है 10 सालों में गिरवी रख दी है। चांदनी चौक की विधायक रही, सबसे पहले चांदनी चौक का लाल किला, जहां पर आजादी का पहला तिरंगा लहराया था, और वो तिरंगा लहराने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्हें आज हमारे बीच में से गए हुए 60 साल हो गए। 60 साल, 6 दशक हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। IIT, IIM, भाखड़ा नांगल, एम्स, इसरो, क्या क्या नहीं बनाया है इन्होंने। और उन सारी संपत्तियों को बेचने का काम, खदानों को
एयरपोर्ट को, बंदरगाह को किसने किया? देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले ने आज देश की एक एक ईंट बेच के गिरवी रख दी। देश पे कर्ज आजादी से लेकर 2014 तक 50 लाख करोड़ का था, मात्र 50 लाख। इन 10 सालों में ये कर्ज कम से कम नहीं 150 लाख करोड़ बढ़कर 150 लाख करोड़ मात्र 10 साल में, और आज कुल मिलाकर 207 लाख करोड़ के कर्ज में ये देश डूब चुका है। देश नहीं बिकने दूंगा। अब तय करिए, देश बिका है। गरीब मजदूर को जो 70 करोड़ आज भी वहां खड़ा है उसको तो 5 किलो का मात्र राशन दिया, और बाकी सब किसको दिया? अपने पूंजीपति मित्रों को, जो चंदे में धंधे में चंदा दे रहे थे। जिन्होंने चंदे नहीं दिए उनके धंधे बंद कर दिए। आज बेरोजगारी इसीलिए। आज राष्ट्र का चुनाव है, किसी नगर निगम पंचायत का, पार्षद का या राज्य में कोई मुख्यमंत्री विधायक चुनने का नहीं है, देश का चुनाव है। इसलिए देश की सरहदें भी आज कितनी खतरे में है। लद्दाख में पूरा आंदोलन होता है। लद्दाखी कहते हैं, भाजपा का सांसद कहता है, जिसकी टिकट काट दी गई भाजपा ने। लद्दाख में दोबारा टिकट नहीं दी क्योंकि उन्होंने बेनकाब किया था संसद में खड़े होकर कि हाँ मोदी जी स्वीकार करिए कि लद्दाख में चीन घुस पर आ गया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने संसद में खड़े होकर कहा मोदी जी स्वीकारिए, चीन घुस आकर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल और लद्दाख में बना चुका है। लेकिन क्या उम्मीद करेंगे उस प्रधानमंत्री से, उस भाजपा से जो शहादत के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन गलवान वैली में जब 20 जवान शहीद हुए, चीन हमारी धरती पर घुसा था, हम पर हमला उसने पहले किया, हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया प्रधानमंत्री जी, और जब आपको चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया तो आपने क्लीन चिट दी चीन को, ये कहते हुए ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। ये सच है या झूठ है? प्रधानमंत्री भाजपा और यहाँ के उम्मीदवार को सवाल पूछते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि इसके सारे तथ्य हैं, रिकॉर्ड है, सबूत है। कोई नहीं कह सकता कि आज मैंने अपनी प्रेस वार्ता में जो जो बातें कही हैं वो कभी कोई बात भाजपा नेता, प्रधानमंत्री जी या किसी ने कभी कही नहीं थी इन 10 सालों के अंदर। आज चीन घुसकर बैठा हुआ है। मोदी के परिवार का पोस्टर जारी किया है। यहां की उम्मीदवार, उन्हें गंभीरता समझनी होगी। ये देश का चुनाव है और मंडी के लोग उसे अपना सांसद चुनेंगे जो मंडी की आवाज, हिमाचल की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए। दिल्ली की सत्ता को हिलाने का दम मंडी के सांसद में होना चाहिए। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीनकर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है। ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहां अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है। पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। यहाँ पर कट अनकट नहीं होगा। यहाँ पर मूवी फ्लॉप हो सकती है लेकिन मंडी फ्लॉप नहीं हो सकता है। मंडी को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि यहाँ की महिला सांसद है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछकर जा रही हूँ, सांसद की उम्मीदवार कंगना रनौत जी। केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने जिस शख्स का हाथ पकड़ा हुआ है, कंगना जी अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताती हूँ, इसका नाम प्रज्वल रेवन्ना है। कंगना रनौत जी, ये है प्रज्वल रेवन्ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, ये कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, ये HD रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी पूर्व मंत्री विधायक हैं। ये है मोदी का परिवार। और कौन है प्रज्वल रेवन्ना? मास रेपिस्ट है प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक के हासन से सांसद है। मोदी जी, आपने इसे टिकट दिया या नहीं? हाँ या ना? आपने इसके लिए प्रचार किया या नहीं? हाँ या ना? आपने इस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे या नहीं? और क्या आरोप है? मास रेपिस्ट है। 5 साल सांसद रहा, माँ बहन बेटी अपने हक अधिकारों के लिए, पेंशन के लिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड के लिए, नौकरियों के लिए गई और बाप बेटा ने मिलकर बेटियों के साथ बलात्कार किया। 5 साल तक बलात्कार करके उनके वीडियो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया कि हम सत्ता में हैं, हमारे साथ देखो 1 नहीं 2 प्रधानमंत्री एक पूर्व लिए खड़े हुए हैं। बेटा परिवारवाद की बात है ना, तो बेटा कौन है? सांसद। पिता कौन है? विधायक मंत्री। दादा कौन है? देश का प्रधानमंत्री है। परिवारवाद। मोदी जी को पता था प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री जी आपको खबर दी थी। आपके सारे नेताओं को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना की छवि बहुत खराब है, उसने गलत काम किए हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं बस दिखा पा रहा है।
और क्या हुआ, प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया और क्या हुआ, 1000 बहन बेटियों के वीडियो में कर्नाटक होकर आई हूं। 3000 सीडी और वीडियो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते हुए, यौन शोषण उत्पीड़न करते हुए बाटपुर बेटा के बाजार में फैला दिए गए। और ये काम भाजपा के लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि मोदी जी को कहते रहे टिकट मत दो मत दो मत दो, इनके खिलाफ बहुत कुछ है। मोदी जी को दे दिया गया था सबूत, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने फिर भी फैसला किया कि प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ेगा, तो उन्हीं लोगों ने बाजार में वो वीडियो सीडीज वायरल कर दी। प्रज्वल रेवन्ना आज कहां है? कर्नाटका की हमारी कांग्रेस की सरकार है। जिस दिन ये मामला है उस दिन सारा प्रचार छोड़कर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी कर्नाटक में जाकर बैठ गई, मुख्यमंत्री से मिली, 24 घंटे में एसआईटी गठन की गई, एफआईआर दर्ज करनी शुरू की। रातों रात पता लगता है कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया है और जर्मनी बैठा हुआ है। आज 1 महीना पूरा हो रहा है इस बात को, 1 महीना। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे प्रज्वल रेवन्ना को? पर मंडी की उम्मीदवार महिला उम्मीदवार है, महिला रक्षा, बेटी बचाओ। आज चुनौती देती हूं, तोड़ो अपनी चुप्पी। प्रधानमंत्री मोदी जी से कंगना रनौत सवाल करो कि क्यों प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द नहीं हुआ अभी तक? क्यों जर्मनी की सरकार से अभी तक केंद्र की भाजपा सरकार ने संवाद स्थापित करके प्रज्वल रेवन्ना को वापस देश में लौटाने की मांग नहीं की है? क्यों चुप है? आज देखना चाहते हैं भाजपा की महिला उम्मीदवार भी इस पर चुप्पी साधती हैं या बेटियों को न्याय दिलाने के लिए खड़ी होती है। ये है मोदी का परिवार। ब्रजभूषण शरण किसके दोषी हैं? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारी बेटी साक्षी मलिक, पहला स्वर्ण पदक पहलवानी में ओलंपिक में जीतने वाली साक्षी मलिक के गिरेबान में हाथ डालने वाला, उसका यौन उत्पीड़न करने वाला भाजपा का सांसद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण। एफआईआर नहीं होने दी। याद रखिएगा, मंडी के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, लोकसभा के लोगों को पूछिएगा कंगना रनौत से, साक्षी मलिक की एफआईआर क्यों नहीं होने दी अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को कहकर? सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर गई हमारी बेटियां, हम लड़े उसकी लड़ाई, जंतर मंतर पर बैठी प्रियंका गांधी, हम सब बेटियों के साथ बैठे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को 24 घंटे में एफआईआर करने के आदेश होते हैं, तब एफआईआर होती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। महिला कांग्रेस ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया था कि अगर इन्हें टिकट मिली तो पूरी महिला कांग्रेस इसके खिलाफ, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मैदान में खड़ी होगी, तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक ये हार ना जाए, क्योंकि ऐसा शख्स नहीं पहुंचना चाहिए देश की संसद में जिसे पहुंचाने की कोशिश बेटी बचाओ का नारा देने वालों की थी। डरे प्रधानमंत्री जी, डरी भाजपा, टिकट कट गया ब्रजभूषण शरण का, ये हमारी जीत है, कट गया टिकट। लेकिन परिवारवाद पे बात करने वाले प्रधानमंत्री, भाजपा टिकट किसको दिया? कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था इस लोकसभा पे ब्रजभूषण की टिकट काट के किसी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता को समर्पित देते। इन्होंने इनके बेटे को टिकट दिया। बात परिवारवाद की, टिकट ब्रजभूषण शरण के बेटे को। कंगना रनौत जवाब दो, ब्रजभूषण आजाद क्यों? कंगना रनौत नहीं जानती होंगी क्योंकि अभी अभी ताजी आई है राजनीति में, उन्हें नहीं मालूम राजनीति क्या है, विकास क्या है, भावनाएं क्या है, और मुद्दों पर कितनी मुद्दे, मतलब प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है गंभीरता। मैं 30 साल से राजनीति में, 18 साल से छात्र राजनीति से शुरू की, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, एनएसयू की अध्यक्ष रही, विधायक रही, आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 30 सालों से लोगों की भावनाओं से खेलने का काम आप लोगों ने किया। ये है संदीप सिंह, कंगना रनौत आपको दिखा रही हूँ। हरियाणा में डबल इंजन की भाजपा की सरकार में मंत्री है, अभी भी मोदी जी के साथ मंच पे बैठ रहा है, प्रचार कर रहा है, वोट मांग रहे हैं। इसने हमारे खेल मंत्री होते हुए हमारी एक महिला कोच के साथ गलत काम किया। हरियाणा पुलिस भी डबल इंजन की सरकारें बेटियों की एफआईआर नहीं कर रही हैं, एफआईआर होगी, गिरफ्तार नहीं होता। कंगना रनौत, कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर लाई हूँ, कंगना रनौत राम दुलारी की तस्वीर लाई हूँ, दोनों भाजपा के उत्तर प्रदेश से विधायक, दोनों पर नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो गए, दोषी करार दिए गए और दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई है। ये है मोदी का परिवार, भाजपा का। 10 साल लगे दोनों के मामले में बेटियों को न्याय मिलने तक। क्यों? क्योंकि भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार, भाजपा की दिल्ली में सरकार, विधायक इनके, मंत्री इनके, सांसद इनके, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री जी, और देखिए स्मृति ईरानी जी किसके साथ खड़ी है, आप जूम करके देखिएगा। जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आप चुनकर आते हैं, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार करने वाले जब पकड़े जाते हैं तो पता लगता है भाजपा के आईटी सेल के नेता हैं, जिसने बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या कंगना रनौत, फोटो लेकर आई हूं,
उन्हीं सामूहिक बलात्कारियों की तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। घेर चुके हम स्मृति ईरानी को इसी तस्वीर पर, जवाब नहीं बना उस पर। हार रही है स्मृति ईरानी अमेठी से, और यहाँ पर जमानत जब्त होगी। कंगना रनौत अगर इस पे चुप रहोगी तो, जमानत हार रही हो पर जमानत जब्त होगी कि एक बेटी होकर, ये भी किसी की बेटियां थी जो न्याय मांग रही हैं, और भाजपा ने बेटी बचाओ के नारे के तहत आज ये किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अपने आप को, अपनी मां की कोख का अपमान कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी मां के देहांत के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है मैंने जन्म ही नहीं लिया मां की कोख से, मेरी बायोलॉजिकल मैं अवतार हूं, मैं प्रकट हुआ, मेरे में। और इन्हीं के लोगों को कहा गया कि आप भी अपने भाषणों में कहिए, मानिए कि हम भगवान है प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो उम्मीदवार है भाजपा की कंगना रनौत, हमें तो यही सिखाया था, एक ऊपर भगवान है और एक माँ बाप धरती पर। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, है ना? या तुम भगवान और या हमारे माँ और बाप जन, इन्होंने उनका अपमान किया है। ये तस्वीर कंगना रनौत, धार्मिक भावनाएं आहत होती है ना आपकी, राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई जब भगवान श्री राम का कद छोटा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का कद बढ़ाकर उनकी उंगली, किसने किसकी उंगली पकड़ी है? मोदी जी ने इनकी, भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, कितना क्या हुआ? ये कद किसका बड़ा होना चाहिए था? किसने किसकी उंगली? आज ये साबित हो चुका है कि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो भगवान है, अवतार है, क्योंकि उनको लगने लग गया है। इसलिए उन्होंने अपने नेताओं को भी कह दिया है कि अब मैं भगवान हूँ। बड़ी बात नहीं है, घरों में मंदिरों में मूर्तियां लगकर पूजा आरती भी इनकी होनी शुरू हो जाए। हमें तो ये डर लगता है कि हम मोदी जी के मुद्दों पर इतना सवाल कर रहे हैं, मोदी जी नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, कहीं मुझे या महिला कांग्रेस को श्राप दे दिया तो हम तो भस्म हो जाएंगे, हम तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, वो नाराज हो सकते हैं। भगवान है वो तो, उनकी पैदाइश हुई नहीं, बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो अवतार है, शक्तियां हैं। और शक्ति में उन्होंने कह दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक सृष्टि और सबका उन्हीं को करना है सब कुछ। तो समझ नहीं आती भी भगवान, किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहा है, क्यों कर्ज में है, क्यों बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, क्यों युवा बेरोजगार है, क्यों ये सब हो रहा है। और हिमाचल इनके गले से उतर नहीं रहा। हिमाचल इन्होंने हर राज्य में जाकर हिंदू मुस्लिम किया, यहाँ पर भी बहुत से मुद्दे लेकर आए, सीए, एनआरसी और कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से आते हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम किया। और पूरे देश ने झुक कर सलाम किया हिमाचल की इस पवित्र धरती को कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार को आपने विकास के मुद्दों पर पूरी तरह हराकर कांग्रेस को बहुमत दिया। नहीं आए भड़कावे में, नहीं आए ऐसे मुद्दों पर जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो। किसी की भी सलाम करते हैं झुक कर हिमाचल की इस पवित्र धरती को। मंडी में बैठी हूँ, मुझे मालूम है मंडी की सारी विधानसभा सीटें पूरी तरह से भाजपा को गई। केंद्र में उनकी सरकार, सारे विधायक उनके, पूर्व मुख्यमंत्री भी इधर से आते हैं। हमें जहां से मैंडेट मिला, हमने जितना काम 3 लोकसभा जो हमारी है उनके लिए क्या, उससे अधिक काम हमने मंडी लोकसभा में भी। हमारी अध्यक्ष जो है प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने सांसद के तौर पर सरकार से अपने कामों को, मनाली में जो कुछ हुआ उसमें रहे। आज हाथ जोड़कर एक ही अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, मंदिर मत होने दीजिएगा। 10 साल कम नहीं थे, 10 साल सब कुछ सौंपा हुआ था आपके हाथ में। आज ये देश का चुनाव है, मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखाई आपने, क्यों नहीं गए चुनावों में मणिपुर। आप लद्दाख नहीं गए जहाँ चीन घुसा है वहां पर। मोदी जी, आपने प्रधानमंत्री जी भाजपा ने घुसने की हिम्मत नहीं दिखाई। कश्मीर गई हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब देश में गई हूँ। धारा 370 पर झारखंड में वोट मांगा जा रहा है। मोदी जी का आदमकद का फोटो, 370 धारा पर मोदी जी को वोट। क्या कश्मीर में
370 पे वोट मांग रही है भाजपा। सच तो ये है कि कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। डर गई भाजपा। भाजपा प्रधानमंत्री जी प्रचार करने भी नहीं गए उस कश्मीर में। अरे जाते तो सही, लोकतंत्र हो गया, सब कुछ ठीक है, तो जाना था ना आपने। तो यहीं पर मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और भाग्यशाली होंगे मंडी लोकसभा के लोग अगर विक्रमादित्य जैसा युवा, ईमानदार, संघर्षशील, हिमाचल मंडी की आवाज दिल्ली तक अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ भी अपने हिमाचल, अपने मंडी के लिए लड़ने की बात हो, तो हमने विक्रमादित्य को दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा, जिसको हमेशा राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी ने सराहा है कि जब भी वो दिल्ली आते हैं अपने हिमाचल, अपनी मंडी के लिए, लोगों के लिए वो लड़ते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मंडी के विकास की बात है, भविष्य की बात है। ऐसे किसी भी शख्स को वोट मत दीजिएगा जो सिर्फ एक कठपुतली पपेट बनाकर यहाँ पर बैठा दी गई हैं, क्योंकि 2 चीज़ें बताई जा रही थी कि किसी भी उम्मीदवार के लिए एक होता है कि वो चर्चा में बना रहे, चुनाव जीतने के लिए चर्चा में रहना जरूरी है, दूसरा भीड़ को खींचने वाला हो। तो सिर्फ ये 2 कारण देखेंगे कि हाँ ये चर्चा में भी बनी रहेंगे अपने बयानों की वजह से और भीड़ भी खींच लेंगी। सिर्फ 2 कारणों की वजह से उनको टिकट मिला है, लेकिन सिर्फ ये 2 कारण नहीं होते कि आप चर्चा में बने रहें और भीड़ को इकट्ठा कर पाए। आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप मंडी का, लोकसभा का विकास करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से कैसे चीजें होंगी, उनकी समस्याएं क्या है। और आपको लगता है कि भाजपा की जो नेत्री उम्मीदवार बनाई गई है वो इस तरह से कुछ कर सकती है? मैंने उनका भाषण सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आधुनिक भारत के निर्माता, 60 साल हो गए हमारे बीच में नहीं रहे। देश की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और कंगना रनौत का भाषण था, मोतीलाल, ऐसे बोली वो, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा, अरे शहादतें दी हैं, माफी चाहूंगी। आप उनका खानदान तो कम से कम गिना पा रही हैं, जिनको अपने खुद के खानदान का 2 से तीसरी पीढ़ी में बतानी हो पीछे की, तो नहीं बता पाएंगे। और मैं अपने ऊपर भी लागू कर रही हूँ। अगर आप मुझसे मेरे पिताजी, दादाजी और उसके दादाजी का नाम पूछेंगे, उसके पहले आपसे भी पूछूं, शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर आप उंगली उठा रही हैं, उन्हीं का मोतीलाल नेहरू जी से शुरुआत की, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आई, फिर इंदिरा गांधी जी पर आई, फिर राजीव गांधी जी पर आई। हाँ, राजीव गांधी जी के बाद आपने सोनिया गांधी जी को कितना अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, उस भारतीय महिला जिन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी 78 साल की हो रही है, 30 साल से चुनी हुई सांसद, कभी उन्होंने अपने संस्कारों में, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में सोनिया गांधी जी ने वो नहीं किया जो कंगना रनौत तुमने और स्मृति ईरानी ने किया। ये देश भूलेगा नहीं। और मंडी के लोग खासतौर से अपनी भाषा, अपने संस्कारों के लिए, प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए, सबको समाने के लिए, अपने भीतर दिलों में जगह देने के लिए जाने जाते। पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बहुत छोटा है। कंगना, तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, भारत रत्न, देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। आप इंदिरा जी और राजीव जी का जब नाम भी सम्मान से नहीं ले रही थी, आप इस देश में जिन्होंने शहादतें दी हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों से कहूँ, यहाँ तक आपने उनका अपमान किया है। आपको मंडी और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा पूरी खामोश होकर इस अपमान को, इस तमाशे को जो देश के लिए सामने दिख रहा है, ये भाषा आपकी कांग्रेस के लिए हो सकती है, विक्रमादित्य उम्मीदवार प्रतिद्वंदी है, कंगना जी आपकी भाषा हो सकती है उनके लिए, और मंडी इस भाषा को स्वीकार करता है, यह मंडी के ऊपर छोड़ रहा है। क्या आप ऐसी भाषा, ऐसे संस्कार, ऐसा प्रतिनिधि अपना भेजना चाहेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की संसद में, जो कहे कि ये मंडी की सांसद है, ये मंडी की आवाज़ है, मंडी का चेहरा है, ये मंडी का यही चाल चरित्र चेहरा है? ऐसा आदमी भेजना होगा जिससे आप कह सकें हाँ ये मंडी है, ये मंडी का सांसद है, ये इसकी चाल है, चरित्र है, भाषा है, संस्कार है, जिस पे मंडी गर्व करे आने वाले समय पर। मैं बस इतनी बात कहूँगी। आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। 3 दिन के अंतिम 7वें चरण का चुनाव है, जिसमें मैं पूरे हिमाचल के दौरे पर रहूँगी। हमारे नारी न्याय सम्मेलन, जनसभाएं,
पत्रकारों से बाकायदा मिलते रहेंगे, सवालों के जवाब देते रहेंगे। लोकतंत्र की मजबूत लड़ाई को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सहारे हम लड़ने के लिए बिल्कुल तरह से तैयार हैं और उम्मीद करते हैं जो सवाल आज मैंने आपके माध्यम से भाजपा या भाजपा के उम्मीदवार से पूछे हैं, खास पहुंचाने का मीडिया प्रयास करेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। पहला सवाल आपकी बेटियों के मुद्दे पर है। एडीआर की रिपोर्ट है जो आमिर खान की एनजीओ है, उसमें बीजेपी स्टॉप महिलाओं पर अत्याचार के हुए हैं 44 एमपी। इतनी लंबी चौड़ी बात के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। 25 एमएलए और एमपी हैं जिनके खिलाफ इस तरह के केसेस चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है। महिला के तौर पर मैं मानती हूँ कि किसी पर भी गंभीर आरोप लगना एक बात है, साबित होना दूसरी बात है। यहाँ तो आरोप लगे, साबित ही नहीं हो पा रहे हैं। जिन पे साबित हो गए उनको अगर सजाएं मिल गई है तो स्वाभाविक है वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। 3 साल से ज्यादा सजाएं। हमारी मांग केंद्र की भाजपा सरकार से यही रही। केंद्र की भाजपा सरकार निर्भया के बाद हमने कानून बहुत मजबूत बनाए, आपने उन कानूनों को लागू नहीं होने दिया, वरना साक्षी मलिक की एफआईआर ना हो दिल्ली पुलिस हिम्मत नहीं दिखा सकती थी। चाहे वो कांग्रेस के अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हो, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, अदालतें आपकी, सूली पर चढ़ाया जाना था। 10 साल में किसको फांसी पर चढ़ाया? नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को भी नहीं चढ़ाया। और आप अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी सजा नहीं हुई, तो आप क्या इसका मैं मतलब निकालूं कि भाजपा ने उनके साथ कोई समझौता कर लिया? ईडी की रेड हुई, मामले दर्ज किए, जेल भेजना था। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, सजाएं होनी चाहिए थी। 3 साल की सजा होती तो चुनाव न लड़ रहे होते, लेकिन क्या हुआ? समझौते हुए, वॉशिंग मशीन में धुले सब। आज भाजपा में 6 के 6 यहाँ के विधायक, सब कुछ तो ठीक था 1 साल से। हाँ, आज आपके पास है, कोई भी मामला चल रहा होगा सब माफ कर देंगे। तो मैं आपसे फिर ये कह रही हूँ कि ये महिला सुरक्षा हमारे लिए बेहद गंभीर मामला है। केंद्र की भाजपा डबल इंजन की सरकारों के चेहरे और नाम और उदाहरण लेकर आई हूँ, फेल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब न्याय होगा, अब न्याय प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? गलत है, हम भी गलत है, ये राजनीति में चलता है। कौन गलत है, कौन सही है, ये देश की जनता फैसला करती रही है और करती रहेगी। जब हमसे कमियां हुई, हमसे कुछ चूक हुई, हमने उसकी सजा भुगती, हम सत्ता से बाहर हुए, हम विपक्ष में अपना धर्म निभा रहे हैं। अब भी हमारा विपक्ष के तौर पर धर्म है कि जो गलत आज हो रहा है, इनके रहते हो रहा है, हम अपना धर्म निभाएं। फैसला जनता करेगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वाति मालीवाल से मुझ पर पूछा है। मैं आम आदमी पार्टी की भी विधायक रही। स्वाति मालीवाल को मैं निजी तौर पर जानती हूँ। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की 10 साल अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, बहुत ही पढ़ी लिखी सशक्त महिला है। कानून के अपने हक अधिकारों को लेना न्याय कैसे होगा जानती है, और मुझे पूरा विश्वास है स्वाति मालीवाल के साथ न्याय हो जाएगा। स्वाति मालीवाल की जैसी जानकारी आई, महिला आयोग सक्रिय हो गया। जो महिला आयोग ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, संदीप सिंह हासन तक नहीं गया, वो महिला आयोग सक्रिय हो गया। दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं ली, लेकिन इसी दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट में एफआईआर भी कर ली साक्षी मलिक की। 2 मिनट क्या, 2 दिन के अंदर अपराधी भी गिरफ्तार हो गया। साक्षी मलिक का आरोपी गिरफ्तार, लेकिन ब्रजभूषण शरण नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्वाति मालीवाल से ज्यादा चिंता आज साक्षी मलिक की है, मणिपुर की आदिवासी बेटियों की है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करके लड्डू और हार डलवाकर उसके साथ अन्याय करने वालों की मुझे चिंता है। मुझे चिंता उन बेटियों की है जिनमें भाजपा में बैठे सांसद या उन्हें संरक्षण प्राप्त नेता से न्याय नहीं मिल रहा, मुझे उनकी चिंता है। स्वाति मालीवाल के साथ कंगना रनौत, प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाने की मांग करेंगे।